स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है अव्ययी भाव द्वंद्व दिगु बहुव्रीहि। तो चौमासा शब्द में जो समास हो जाएगा वह दिगु समास है। दिगु समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दिगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर, अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेत रूपी अंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। यहाँ तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, नैतत में संधि विच्छेद होगा। नेधन एतत, नेधन एतत, नाधन एतत, नाधन इतत। तो नैतत में जो संधि विच्छेद होगा वह है नाधन एतत। ठीक है। और इसमें वृद्धि स्वर संधि है, नेतत में वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, यदि ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय अव आव हो जाता है तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। यदि ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय औ आय आव हो जाता है तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के उदाहरण है पवित्र, पोधन इत्र। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निरुत्साह, तो इसका सही संधि हो जाएगा निरुत्साह का निरुत्साह, इसी विकल्प सही होगा निरुत्साह का। और इसमें जो संधि है विसर्ग संधि है निरुत्साह में। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उत्चरित, उच्चरित, उच्चरित, उत्वरित, उच्चरित। तो उत्चरित का सही संधि हो जाएगा उच्चरित। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म अर्थ, तो इसका सही संधि क्या होगा? धर्म अर्थ, तो इसका सही हो जाएगा धर्मार्थ। इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अनुवेषण, अनुवेषण, अन्वेषण। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनुएषण। अगला प्रश्न है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, सभी। तो सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, चौपाई। चौपाई जो है यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। छंद से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। 5-6 मिनट का वीडियो है और छंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को उस वीडियो में रखा गया है। तो अभी तक अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला, दोहा। तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता यह मात्रिक छंद नहीं है, वह वाणिक छंद है। मात्रिक छंद रोला, हरिगीतिका, दोहा ये सभी मात्रिक छंद है और मंदाक्रांता यह वाणिक छंद है। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुनिसी सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, चौपाई, दोहा, सोरठा, वरवै। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वह है चौपाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी,
अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो यह कौन सा काल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, पानी दे रही थी। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, तो यह जो है विधान वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है। वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, तो इसका संयुक्त परिवर्तित रूप क्या होगा? वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। सतसई द्विगु, तुलसीकृत तत्पुरुष, मंदोदरी बहुब्रीहि, मरणासन अव्ययी भाव। तो एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? मरणासन अव्ययी भाव समास, यह अशुद्ध है। ठीक है, मरणासन में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद, बहुब्रीहि, कर्मधार है। माता पिता, दिन रात, राजा रानी, द्वंद समास। भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। भला मानस, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास है। कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव। कला प्रवीण, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कला में प्रवीण। निराकार का संधि विच्छेद है। निराकार, 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 निराकार। तो निराकार में जो संधि होगा वह होगा ए नी आकार, इसमें विसर्ग संधि है। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्वावपी का संधि विच्छेद हो जाएगा दौधन अपि, द्वावपी, इसमें अयादि संधि है। दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? सुआगत, स्वागत, सोआगत, स्वागत। तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सुधन आगत, यण संधि है। स्वागत में यण संधि। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ता धनालाप, वार्ता धन अलाप, वार्त आलाप, वार्त अलाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद हो जाएगा वार्ता धन आलाप। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित, अस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह होगा विस्थापित। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? संज्ञा बहुवचन, संज्ञा एक वचन, कर्म एक वचन, सभी सही है। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो संज्ञा बहुवचन, ये गलत है। जो अवयव शब्द दो पदों, पदबंधों एवं उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। जो अवयव शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें
समुच्चय बोधक कहते हैं। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय। तो पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन नहीं कहा जाता है, पद निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय ये सभी कहा जाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा, माध्यम भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? अनेकता, एकरूपता, विभिन्नता, अर्थ भेदकता। तो मानक लिपि से भाषा में एकरूपता आती है। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गाइड, डायरेक्शन। तो आदेश का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ऑर्डर। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना, अधिसूचना। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा अधिसूचना। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया, यह भाववाच्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य हो जाएगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्म, भाव, उभय, कृत। राम आम खाता है तो इसमें कृतवाच्य है। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, निर्देशना, असंगति, अर्थांतरण, न्यास। तो जहां बिना कारण के कार्य की संभावना व्यक्त हो वहां विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य की संभावना होती है। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें जो है काव्यलिंग होगा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, विभावना, यमक, उत्प्रेक्षा। मानहु, जानहु, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु मानो, जनु जानो, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के ठीक है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो इसमें जो है रूपक अलंकार होता है। ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा, नियोक्ति। ये तेरा शिशु जग है उदास, तो इसमें जो अलंकार होगा रूपक होगा। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, तो इसमें जो अलंकार होगा वह उपमा होगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, उपमेय, अनुप्रेक्षा। तो इसमें जो अलंकार होगा उपमा है। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। रूपक, यमक, अन्योक्ति, उपमा। राम का मुख चंद्रमा के समान है
तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह, अंधविश्वास, भावना, भ्रम। रस्सी को सांप समझ लेना, तो रस्सी को सांप समझ लेना ये भ्रम है, भ्रांतिमान। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयां, कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर, कलाइयां सी से कोमल सुंदर, नयन कमल। साधारण धर्म कौन सा है? तो इसमें कोमल सुंदर यह साधारण है। पीतर पात सरिस मंडोला में पीतर पात क्या है? उपमान, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म। तो पीतर पात सरिस मंडोला में पीतर पात जो है यह उपमान है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किसी विस्तृत विवरण अर्थात सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन क्या कहलाता है? संक्षेपण, पल्लवन, सारलेख, संवाद। किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है संक्षेपण। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।